हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिंद चैनल पर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ यूपीएससी, ईपीएफ और जीएसटी का सिलेबस हम पूरा करवा रहे हैं। पहले भी हमारी इसके सिलेबस पर बहुत सी क्लासेस हो चुकी हैं, आप जाके देख सकते हैं। और आज का जो सिलेबस में से लेके आई हूँ मैं, वो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो आज हम इसको कवर करवाएंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर से। तो चलिए समझते हैं हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा को। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द। इस प्रकार राजभाषा प्रशासन की भाषा है तथा राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। फिर से समझिए, इसमें कह रहा है कि जो राजभाषा है एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द। इस प्रकार राजभाषा प्रशासन की यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा है तथा राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है, वो भाषा जो हम आप लोग बोलते हैं। समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है, जबकि केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है। इसमें कह रहा है जो समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति है वो राष्ट्रभाषा में होती है, जबकि केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है। अगला है कि कहता है कि राजभाषा की शब्दावली सीमित है, यानी एक लिमिट है उसमें, जबकि राष्ट्रभाषा की शब्दावली विस्तृत है, यानी कि व्यापक है, फैला हुआ है। राजभाषा नियमों से बंधी होती है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है। राजभाषा ऐसे नियमों में बंधा होता है जिसमें एक नियम बना दिया जाता है कि ये जो भाषाएं हैं जो कार्यालय से संबंधित है और जिससे हम कामकाज की भाषा कहते हैं, वो जो भाषा बनी है वो राजभाषा है जो एक नियम के तहत है। लेकिन जो राष्ट्रभाषा है जो कि स्वतंत्र और मुक्त है, इसमें कोई भी सीमितता नहीं है, नियम नहीं है, बाध्यता नहीं है। राजभाषा में शब्दों का प्रवेश, निर्माण अथवा अनुकूलन विशेषकर तकनीकी प्रकृति के शब्दों का विद्वानों एवं विशेषज्ञों की समिति की राय से किया है। कह रहा है कि जो राजभाषा शब्दों का प्रवेश, निर्माण है अथवा जो अनुकूलन है उसका, वो विशेषकर तकनीकी प्रकृति के शब्दों का विद्वानों एवं विशेषज्ञों की समिति की राय से किया जाता है। जबकि जो राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा में जो शब्द समाज से आते हैं, वो समाज जहाँ पे सभी लोगों का हित शामिल हो तथा प्रचलन के आधार पर रूढ़ होकर मान्यता प्राप्त करते हैं, यानी कि जो प्रचलन हो रहे हैं उससे रूढ़ होकर जो मान्यता प्राप्त करते हैं वो है राजभाषा के समाज में। इसके निर्माण में सभी का हाथ होता है। इसके निर्माण में सभी का हाथ होता है मतलब कि किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो व्यक्ति किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा, किसी भी बोली का हो सकता है। राजभाषा हिंदी भाषा का प्रयोजन मूलक रूप है, इसलिए तकनीकी सृजन है, जबकि राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा को स्वाभाविक तथा पारंपरिक रूप है, यानी कि वो रूप जो परंपरा से चली आ रही है। राजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का क्षेत्र इतना व्यापक कि उसका व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। यानी ये कह रहा है कि जो राजभाषा का जो प्रयोग है, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्षेत्र जो होता है वो सीमित है, जबकि जो राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, उसका जो व्यवहार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी हम इसको दर्शा सकते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर अंग्रेजी की जगह पर हो रहा है, जबकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग स्वाभाविक स्वरूप से देश विदेश सर्वत्र हो रहा है। यानी कि जो इसमें जो राष्ट्रभाषा है वो देश से लेकर विदेशों तक जानी जाती है। अब हम इसके अंतरों को देखते हैं, जो राष्ट्रभाषा और राजभाषा के दरमियान क्या क्या अंतर है। तो देखिए इसमें जो सिमिलैरिटी है वो कैसे है। ये कहता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा कह रहा है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रभाषा सरकारी व्यवस्था और प्रयास से नहीं बल्कि आम जनता के प्रयोग से स्वतः विकसित होती है, यानी कि खुद ब खुद विकसित हो रही है। जबकि राजभाषा मुख्यतः सरकारी व्यवस्था और प्रयास पर निर्भर करती है।
ये आम जनता के प्रयोग द्वारा स्वतः विकसित नहीं होती है, यानी ये खुद ब खुद विकसित नहीं होती है। इन्हें विकसित किया जाता है किसी कार्य को करने के लिए। राष्ट्रभाषा का उपयोग आम जनता करती है। राष्ट्रभाषा का जो उपयोग है वो हम और आप लोग कर रहे हैं, जबकि राजभाषा का उपयोग मुख्यतः सरकारी कर्मचारी करते हैं। यानी जो राजभाषा है उसको हम आप लोग प्रयोग नहीं कर सकते, वो वही काम हो सकता है जो सरकारी कर्मचारी करते हैं। आपस में वो जो पत्र आदि या फिर वो जो बातें होती है ऑफिशियल तौर पर, वो होती है राजभाषा के अंतर्गत, जो कि एक ऑफिशियल लेवल पर होता है। इस जो राष्ट्रभाषा है इसके अंतर्गत आम जनता अपने सामान्य कामकाज के लिए राष्ट्रभाषा का उपयोग करती है तथा इसमें जो बोलचाल के सामान्य प्रचलित शब्दों का उपयोग होता है। यानी कि जो राष्ट्रभाषा में उसमें आम जनता अपने सामान्य कामकाज के लिए राष्ट्रभाषा उपयोग करती है, अतः इसमें बोलचाल के सामान्य प्रचलित शब्दों का उपयोग होता है। वो शब्द जो आसानी से सबको समझ आ जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, यानी उसकी बातों का क्या मतलब है। लेकिन राजभाषा में ऐसा नहीं है। राजभाषा जो है सरकारी कर्मचारी शासकीय कार्य के लिए इसका उपयोग करते हैं, अतः इसमें शासकीय कार्य से संबंधित विशेष शब्दों का उपयोग अधिक होता है। यानी कि वो शब्द जो इसके कार्य के अंतर्गत आते हैं, उन शब्दों का जो प्रचलन और प्रयोग है वो ज़्यादा होता है। राष्ट्रभाषा में आम जनता से संबंधित होने के कारण इसमें सरलता होती है, यानी कि इतना सरल होता है, इसको कोई भी समझ सकता है, सोच सकता है, अपने विचार रख सकता है। लेकिन जो राजभाषा है इसमें सरकारी कामकाज से संबंधित होने के कारण इसमें विशिष्टता होती है, यानी कि ये ऐसी बनावट से बनी होती है जो आसानी से आम जनता को और अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आसानी से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। केवल वो सरकारी कामकाज और इससे संलग्न व्यक्ति और कर्मचारी जो होते हैं वही समझ सकते हैं, यही इसकी विशेषता है। राष्ट्रभाषा में बोलचाल के ऐसे शब्दों का भी उपयोग होता है जिनका एक से अधिक अर्थ हो सकता है, यानी कि एक ऐसा शब्द भी होता है जिसका हम अलग अलग अर्थ भी निकाल सकते हैं। यानी सामने वाला जो हमें कह रहा है, हो सकता है कि उसके क्षेत्र और राज्य में वही शब्द का मतलब जो है वो दूसरा अर्थ निकलता हो। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे भी इसको हम प्रचलन में लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो राजभाषा है इसमें राजभाषा के अर्थ की स्पष्टता बनाए रखना आवश्यक होता है, यानी कि इसकी जो सीमितता और बाध्यताएं हैं, जिस तरह की ये बनावट से बनी हुई है, इसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। अतः शब्दों का सामान्यतः एक ही अर्थ होता है। इसमें जैसे कि राजभाषा में सामने वाला व्यक्ति कुछ कह रहा है, उसका जो अर्थ है वो दूसरा व्यक्ति जो अपने अर्थ से निकाल सकता है। लेकिन राजभाषा में ऐसा नहीं है। वो जो शब्द एक कर्मचारी इस्तेमाल कर रहा है तो अन्यथा उसका भी इस्तेमाल जो दूसरे व्यक्ति तक जा रहा है या कर्मचारी तक जा रहा है, उसका अर्थ भी एक ही है, कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। राष्ट्रभाषा के माध्यम से आमतौर पर सामान्य कार्य ही संपन्न किए जाते हैं, यानी कि वो कार्य जो बहुत सामान्य हैं और दैनिक जीवन से संबंधित हो, है ना, तो वो राष्ट्रभाषा के माध्यम से किए जा सकते हैं। लेकिन राजभाषा के माध्यम से सामान्यतः विशिष्ट कार्य संपन्न किए जाते हैं, यानी कि कोई ख़ास सरकारी काम किए जा सकते हैं जिनमें तकनीकी और कानूनी कार्य भी शामिल है। यानी कि इसमें टेक्निकल और जो हमारी लॉ से संबंधित एक कानूनी कार्य है वही शामिल है। उसके अंतर्गत कोई भी फालतू काम या इधर उधर का सामान्य काम इसमें नहीं होता है। राष्ट्रभाषा में आमतौर पर शब्दों की एकरूपता बनाए रखना आवश्यक नहीं होता, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो शब्द है उसी पैटर्न से, उसी आधार से चलता आ रहा हो। इसमें एकरूपता होना ज़रूरी नहीं है। इसमें स्थानीय शब्दों के उपयोग की पूरी छूट होती है, यानी इसमें जो स्थानीय शब्द है वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है किसी को समझाने और अपनी बोलचाल के लिए, इसमें पूरी तरीके से छूट होता है। अतः राष्ट्रभाषा की कई शैलियाँ विकसित हो जाती है, जैसे बम्बईया हिंदी,
कलकतिया हिंदी आदि। जैसे कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र से संबंधित हो और उसका जो बोलने का अंदाज़ और क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव है वह इस प्रकार है, जो मुंबई या बम्बई को बम्बैया कह रहा हो या कलकत्ता या कोलकाता को कलकतिया कह रहा हो, तो इसका जो क्षेत्र प्रवाह है वो अलग अलग शैली से विकसित हो सकती है। लेकिन राजभाषा में ऐसा नहीं है। राजभाषा में शब्दों की विशेषकर तकनीकी, प्रशासनिक एवं कानूनी शब्दावली में एकरूपता आवश्यक होती है। यानी एकरूपता ही होना चाहिए, जिस आधार, जिस पैटर्न, जिस धड़ल्ले से ये चल रही है उसी में संलग्न होनी चाहिए। इसमें स्थानीय शब्दों के उपयोग की छूट नहीं होती है। हम आम बोलचाल की भाषा इसके प्रयोग में नहीं ला सकते या किसी कार्य में इसको नहीं उपयोग कर सकते हैं। अतः हर स्थान के व्यक्ति को शब्दों की एकरूपता का निर्वहन करना आवश्यक होता है। इसमें कोई भी कर्मचारी ऐसा है जो किसी भी क्षेत्र, राज्य से आ रहा हो या उसकी भाषा प्रवाह कुछ भी हो, लेकिन वो अपने भाषा प्रवाह का प्रयोग इसमें नहीं कर सकता है। इसमें वही शब्द और वही चीज़ें इस्तेमाल और प्रयोग होंगी जो इसके कानून के अंतर्गत आती है और जिसके कार्य में संलग्न हो। उससे अलग कोई भी दूसरी भाषा का प्रयोग वो नहीं करेगा। इसमें केवल एकरूपता अपनाई जाएंगी। राष्ट्रभाषा अधिकांश शब्दों का अर्थ संदर्भ से ही स्पष्ट होता है। यानी जो राष्ट्रभाषा है इसका अधिकांश जो शब्द है अर्थ से ही स्पष्ट हो जाता है कि हाँ इसका अर्थ क्या निकलेगा। इसलिए राष्ट्रभाषा सरल प्रतीत होता है, इसलिए इसको समझने में कठिनाई नहीं होती है, सरल होता है, आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन जो राजभाषा है वो राजभाषा के अधिकांश शब्द परिभाषिक होते हैं। इसका अर्थ केवल संदर्भ से स्पष्ट नहीं होता, यानी कि इसका जो संदर्भ है वो केवल अर्थ से स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि जो हमारे पास कार्य आया है वो इसके अंतर्गत क्या कहना चाह रहा है या फिर हमें आगे जो कार्य करना है वो किस प्रकार से करना है। यानी इसमें जो अर्थ है केवल संदर्भ से स्पष्ट नहीं होता। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ सीखने ही पड़ते हैं, जिसके बिना वो कठिन प्रतीत होते हैं। यानी पारिभाषिक शब्द ऐसा, मान लो अगर कोई सरकारी कामकाज वाला व्यक्ति हो, किसी का विधि वाला काम हो, तो उसका जो पारिभाषिक शब्दावली है वो उसी शब्दावली का इस्तेमाल करेगा, उसी के शब्दों को समझेगा और उसी के शब्दों को लेकर वो अर्थों का अंदाज़ा लगा पाएगा। उससे अलग कोई भी शब्दावली का प्रयोग वो नहीं कर सकता, वरना वो कठिन हो जाएगी। इसके लिए उसको पारिभाषिक शब्दावली समझना आवश्यक होता ही होता है। राष्ट्रभाषा के उपयोग का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि वो देश की बहुसंख्यक जनता के व्यवहार एवं संपर्क की ऐसी भाषा है जो उन्हें राष्ट्रीयता का एहसास कराती है। यानी इसमें कह रहा है कि जो राष्ट्रभाषा है उसका जो उपयोग है क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि वो देश की बहुसंख्यक, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत एक विविधता में बटा देश है और इस यहाँ बहुत सारे धर्मों, जाति और वर्गों से लोग रहते हैं, है ना। तो उनका जो क्षेत्र प्रवाह है, बोली है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उनमें जो राष्ट्रीयता का एहसास कराती है, यानी कि इंडियंस कहीं भी जाएंगे या कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति किसी क्षेत्र में जाएगा तो वो अपना जो भाषा का एहसास जो है अपनी राष्ट्रीयता से, अपने क्षेत्र प्रवाह से करवा सकता है। लेकिन जो राजभाषा का उपयोग है उसका जो उपयोग है क्षेत्र मुख्यतः सरकार के कार्य तक ही सीमित है। यानी कि वो जो काम करेगा या अपना विचार प्रकट करेगा वो केवल सरकार के कार्यों तक ही सीमित है। उसमें लिमिटेशन है, सीमितता है, बाध्यता है। राष्ट्रभाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है। यानी इसमें समाज और सांस्कृतिक दृष्टि जो है, इसका जो दो पहलू है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि जो राजभाषा है वो सरकारी कामकाज की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। यानी कि कोई भी सरकारी कार्यालय हो, कोई भी विशेषकर काम हो, वो इसमें जो है उसकी जो दृष्टि है वो बहुत महत्व रखती है। अब देखिए राजभाषा का अर्थ क्या होता है। राजभाषा का जो अर्थ है इसी से आप पूरे ही अंतर का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इन दोनों में जो अंतर है वो किस प्रकार से बटा हुआ है तथा इसमें जो छोटी छोटी सी जो बातें हैं वो किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए जो राजभाषा का अर्थ है वो इस प्रकार है कि राजभाषा का सीधा साधा अर्थ है राजकाज अर्थात शासन प्रशासन अथवा सरकारी कामकाज की भाषा।
वो भाषा जो केवल शासन प्रशासन और सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग हो। संविधान सभा की स्वीकृति से 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी। ये आप सभी को पता है कि हिंदी राजभाषा कब बनी। इस प्रकार से राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। इस प्रकार से इस भाषा को एक संवैधानिक शब्द का रूप दिया गया, जिसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है: सामान्यतः शासन प्रशासन, न्याय प्रक्रिया, संसद, विधानमंडल एवं सरकारी कार्यालयों में प्रयोग हेतु संविधान द्वारा स्वीकृति भाषा एवं लिपि तथा भारतीय अंकों का रूप ही राजभाषा है। फिर से देखिए, मैं फिर से बताती हूँ कि जो राजभाषा का सीधा साधा अर्थ है, अर्थात शासन प्रशासन अथवा सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान सभा की स्वीकृति से 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी। इस प्रकार से राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। यहाँ तक आप समझिए। फिर कह रहा है कि जिसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है: सामान्य शासन प्रशासन, न्याय प्रक्रिया, संसद, विधानमंडल एवं सरकारी कार्यालयों में प्रयोग हेतु संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा एवं लिपि तथा भारतीय अंकों का रूप ही राजभाषा है। इसी के अंतर्गत जो शब्द जाना जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसका जो अंकीय रूप है वही राजभाषा है। राजभाषा के ही समांतर राष्ट्रभाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। राजभाषा के स्वरूप को अच्छी तरह समझने के लिए जान लेना आवश्यक है कि राष्ट्रभाषा क्या है। इसी से आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, राजभाषा की विशेषताएं। अब जो राजभाषा की विशेषताएं हैं वो क्या है? भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा माना गया है, और है कि राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। ये आप सभी को पता है। वो भाषा जो सरकारी कामकाज की हो उसे राजभाषा कहते हैं। कार्य के निर्णय, शिक्षा का माध्यम, रेडियो और दूरदर्शन आदि में राज्य भाषा का ही प्रयोग होता है। क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है। अब देखिए, राष्ट्रभाषा का अर्थ। एक राष्ट्र में समस्त राष्ट्रीय तत्वों को व्यक्त करने वाली भाषा जो है, राष्ट्र में भावनात्मक एकता कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हो, राष्ट्रभाषा है। फिर से देखिए, मैं फिर से समझा रही हूँ। एक राष्ट्र में समस्त राष्ट्रीय तत्वों को व्यक्त करने वाली भाषा जो राष्ट्र में भावनात्मक एकता कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हो, राष्ट्रभाषा है। भारत का एक ऐसा बहुभाषा भाषी राष्ट्र है जहां समृद्ध संस्कृति की विशाल परंपरा है, यानी कि बहुत ही विशाल परंपरा के रूप में संस्कृति है, जो यहाँ की विभिन्न भाषाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार से इस राष्ट्र में अनेक भाषा व्यवहृत होती है, यानी कि व्यवहारित होती है। इसमें से प्रमुख 22 भाषाओं को राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है तथा उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। देखिए, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जिसके अंतर्गत 22 भाषाओं को बताया गया है, वो यही कह रहा है कि इसको जो स्वीकृति मिली है संविधान की अनुसूची में, वो 22 भाषाओं को प्रमुखता माना गया है। इनमें हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो लिखने, पढ़ने, बोलने तथा समझने में अपेक्षाकृत सहज है तथा सभी भाषाओं के बीच संपर्क सूत्र का काम करती है, यानी ऐसी भाषा जो एक दूसरे के संपर्क की भाषा बन जाए और आसानी से एक दूसरे के बोलचाल की भाषा को समझा जा सके, वो संपर्क सूत्र का काम कर रही है हिंदी। प्रत्येक भारतवासी इसे समझता है और थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ बोलता भी है। यानी परिवर्तन ऐसा, मान लीजिए किसी का क्षेत्र साउथ का हो गया, दक्षिण का हो गया, या किसी का उत्तर का हो गया, लेकिन वो बोलता तो हिंदी है, लेकिन थोड़ा बहुत तो परिवर्तन उसके बोलने की बनावट में आएगी। लेकिन जो बात वो कहना चाह रहा है सामने वाले हिंदी भाषी क्षेत्रों को और लोगों को, वो समझ आ जाएगी। अब देखिए, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। राष्ट्रभाषा की संस्कृति, इतिहास और साहित्य की प्रेरणा होती है, यानी इसकी जो संस्कृति और इतिहास है वो हमारी साहित्य की प्रेरणा है।
इसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, यानी इसको एक राजनीतिक संरक्षण के रूप में माना जाता है। ये शिक्षा, प्रशासन और जनसंपर्क की निर्विवाद भाषा होती है। ये राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है और जनजीवन को प्रभावित करती है। इसका अपना साहित्य होता है। इसका साहित्य समृद्धि एवं व्यापक होता है, यानी कि बड़े तौर पर समृद्ध होता है। राष्ट्रभाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? अब हमारा प्रश्न बनेगा कि जो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है वो कब किया गया है। तो चलिए हम इनको जानते हैं कि कब किया गया है। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में, जो पहली बार इसका साहित्य सम्मेलन हुआ था, महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की मांग की थी। ये इन्होंने पहली मांग की थी कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि जो राजभाषा है और राष्ट्रभाषा में क्या क्या अंतर पाया जाता है और देखा जाता है, और इसको किस प्रकार से भिन्न माना जाता है कि बोलचाल की भाषा क्या होगी तथा कामकाज की भाषा क्या होगी, कार्यालयिक भाषा को क्या कहेंगे हम, तथा आपने ये भी देखा इनके अंतरों के साथ साथ कि राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या होता है तथा राजभाषा का अर्थ क्या होता है ना। फिर इसके साथ आपने इनकी विशेषताओं को देखा कि इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। फिर आपने देखा कि इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में भारत में कब स्वीकार किया गया। आपने इसके इतिहास को जाना, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी ने राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की मांग की, ये आपको पता चल पाया। इसी के साथ ये हमारा अंतर यहीं समाप्त होता है और उम्मीद है जो परीक्षा में आ रहा है राष्ट्र और राजभाषा का अंतर, उसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे और अच्छे से याद कर पाए होंगे अपने अपने ट्रिक के हिसाब से। तो उम्मीद है आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं इन्हीं अंतरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।